जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने मूल अधिकार के बारे में पढ़ा। मूल अधिकार से संबंधित 4-5 क्लास हुए जिसमें हमने मूल अधिकार को समझा कि क्या हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है विस्तार से हमने पढ़ने का समझने का कोशिश किया। ठीक, आज की क्लास में हम लोग 35 से आगे देखेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वही राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। उसी का इंग्लिश है ये रूपांतरण, इंग्लिश रूपांतरण है। इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका संविधान में क्या योगदान है, ये कैसे व्यक्तियों को प्राप्त है, क्या यह वाद्य योग्य है अथवा वाद्य योग्य नहीं है, उस चीज को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। संवैधानिक पृष्ठभूमि इसका संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है, संवैधानिक इतिहास क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, कोई भी चाहे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अभी 2 सब्जेक्ट चल रहा है। हिस्ट्री यानी कि जो आधुनिक इतिहास है उसका वीडियो रात में आता है 9 बजे। वही भारत की राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसका वीडियो जो है आपको प्रत्येक दिन सुबह के 10 बजे आता है। तो जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के अंतर्गत, इसको एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम नीचे से निम्न यानी कि जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से, ताकि आपको एक एक अनुच्छेद समझ में आए। मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप क्लास किए होंगे तो आपको ये अवश्य समझ में आया होगा कि किसी भी प्रकार का कोई मन में डाउट नहीं रहता होगा अगर आप पूरा वीडियो देखते होंगे तब। बीच बीच में से नहीं, पूरा वीडियो देखिए, एक चैप्टर को पहले पूरा कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपके मन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। बस आप ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिए और जो बात आपको लगे महत्वपूर्ण है उसको आप कॉपी में लिखते चलिए। अपना नोट्स स्वयं बनाइए, अपना नोट्स अपने स्वयं से बनाने का आदत डालिए। जब आप वीडियो को देखेंगे और जब स्वयं से लिखने की प्रयास करेंगे, अपना नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपको जल्दी बात याद होगा। एक तो आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी भाषा में उसको लिखते भी जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिट होगा ना, ये ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको जल्दी याद रहेगा, जल्दी आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। तो देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसका संवैधानिक इतिहास क्या है उस चीज को समझिए। संविधान का जब निर्माण हुआ, यहां से हम शुरू करते हैं। संविधान का जब निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण के लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया था। जैसे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, प्रारूप समिति था और उसी भी तदर्थ समिति था। उसी भी प्रकार से कई सारे समितियों ने मिलकर के संविधान को बनाने का काम किया। एक सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रमुख योगदान है, उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और प्रारूप समिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है संविधान की बनाने में, संविधान को निर्माण करने में प्रारूप समिति का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अकेले संविधान का निर्माण कर दिया अथवा प्रारूप समिति ने ही संविधान को बनाया, नहीं। संविधान को निर्माण करने के लिए, संविधान को लिखने के लिए, उसको बनाने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया था, कई सारी समितियों का गठन किया गया था। उसी में से एक मूल अधिकार समिति भी था, मूल अधिकार समिति। तो मूल अधिकार का जो समिति और उप समिति दोनों था, समिति और उप समिति दोनों था। तो जो मूल अधिकार के उप समिति, जो मूल अधिकार के उप समिति थे और उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे JB कृपलानी। हमने क्या बताया, कई सारी समितियों का निर्माण किया गया संविधान को बनाने के लिए। तो जो संविधान सभा के मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति बनाया गया था, मूल अधिकार से संबंधित जो उप समिति बनाया गया था, ये उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी
मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। तो जेबी कृपलानी ने ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तैयार किया। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है, या जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी बातों को पढ़ते हैं, उसका मसौदा हम कह सकते हैं जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किया गया था। जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, जेबी कृपलानी ने तैयार किया। अब जेबी कृपलानी तो मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तैयार किया। उसके बाद इन्होंने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, ये सब बहुत कमजोर था। देश को आजादी 1947 में मिला ही, 46 में कैबिनेट मिशन तहत योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जाना था, 50 में संविधान लागू हुआ और 47 में तो आजादी मिला ही था। तो 47 के बाद, आजादी मिलने के बाद देश में कानूनी व्यवस्था भी कमजोर था, राजनीतिक व्यवस्था भी कमजोर था, प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर था, आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर था और सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर था। सब कुछ कमजोर था उस समय। इस वजह से मूल अधिकार में सारे तत्वों को शामिल कर पाना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। फिर से समझिए इस बात को। मूल अधिकार जो 12 से 35 को हमने पढ़ा कि ये व्यक्ति का जो है मूल अधिकार होना चाहिए। 12 से 35 के अंतर्गत जितने भी बातों को हमने पढ़ा, लोक अवसर में नियोजन की समता, लोक अवसर में समानता, लोक नियोजन में अवसर की समता, उसके बाद अस्पृश्यता का अंत, दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत, बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। तो ये सब जितने भी चीजों को हमने पढ़ा, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के तहत तो समाहित थे। लेकिन जेबी कृपलानी ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तैयार किया, इसको भी मूल अधिकार में ही शामिल किया जाना था, इसके बहुत सारे तत्व को। लेकिन हमने बताया जब आजादी मिली थी देश को, उस समय हमारा देश बहुत सारी परिस्थितियों से सामना कर रहा था। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था उतनी मजबूत थी नहीं, जिस वजह से जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार में शामिल करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। उसके बाद जब मुश्किल प्रतीत हो रहा था, उसके बाद संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव, ये बीएन राव क्या थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार याद रखेंगे आप, ये सब याद करने वाली बातें हैं, आपके दिमाग में रहना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने कहा कि ये जो मूल अधिकार में कुछ बातों को शामिल करने में जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको दो भागों में बांट दिया जाए। मूल अधिकार में वैसे तत्वों को शामिल किया जाए, मतलब बीएन राव ने अपना विचार रखा, संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने संविधान सभा के सामने अपना विचार रखा कि मूल अधिकार में वैसे तत्वों को शामिल किया जाए जो वाद योग्य हो, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में वैसे तत्वों को शामिल किया जाए जो वाद योग्य नहीं हो। मतलब इस तरीका से कह सकते हैं इनडायरेक्टली तौर पर, जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, ये दोनों मूल अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, वो मूल अधिकार वो बाध्य योग्य है। बाध्य योग कहने का मतलब, अगर अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जितनी भी अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है, अगर वो व्यक्ति को उस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है
अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो मूल अधिकार मिला है, उस मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो व्यक्ति सीधे तौर पर न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय व्यक्ति को मूल अधिकार बहाल करवाने में मदद करेगा और न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। यही हुआ वाद योग। और जो वाद योग नहीं हो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, ये भी एक तरह से मूल अधिकार ही है। लेकिन अगर इस मूल अधिकार का हनन होता है, 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी मूल अधिकार आते हैं, अगर उसका हनन होता है तो वो वाद योग्य नहीं है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगर आप न्यायालय जाते भी हैं तो न्यायालय आपकी इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, कोई संज्ञान नहीं लेगा। जैसे सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षकों ने आवाज उठाया था सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। जैसे जो पुराने वाले शिक्षक हैं उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिल रहा है, 60,000, 70,000, 65,000, 75,000 इस तरीका से सैलरी था। और नया जो टीचर बहाल हुआ था उसको जो 25,000, 30,000 पर जो है काम करवा रही थी सरकार। बीपीएससी के अंतर्गत जो टीचर की बहाली आती थी उससे पहले की बात बता रहे हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था और टीचर लोग आवाज उठा रहे थे सरकार के खिलाफ, इसको जो है सरकार लागू करे। दोनों का काम था पढ़ाना, था दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। तो शिक्षक लोग भी जानता था कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई है। और जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को संविधान में शामिल किया गया, इसके अंतर्गत जो बातें थी, तो इसमें यह बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि राज्य अपनी सुविधा के अनुसार, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जिन बातों का जिक्र किया गया है, राज्य अपनी सुविधा के अनुसार अपने राज्य में लागू कर सकती है, अपने राज्य में लागू कर सकती है। इसलिए जो शिक्षक लोग सब थे वो सब सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे कि जो सरकार जो है समान काम के लिए समान वेतन को लागू करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते तो न्यायालय उस चीज को क्या कर देता, बर्खास्त कर देता। अगर न्यायालय भी जाता तो लोग अवसर ये अनुच्छेद 14 के तहत जाता, अनुच्छेद 14 के तहत जाता, जिसमें समाज में सामाजिक समानता की बात करता है। लेकिन समाज में सामाजिक समानता की बात तो करता है अनुच्छेद 14, वहीं समान काम के लिए अगर समान वेतन की बात करें तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया गया। तो हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया अभी कि जेबी कृपलानी के द्वारा जो तैयार किया गया मसौदा था, जेबी कृपलानी ने जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप को संविधान के मूल अधिकार में शामिल करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। इसलिए बीएन राव ने यह सलाह दिया कि संविधान के कुछ ऐसे उपबंध जो न्यायालय में बाध्य हो, न्यायालय उस पर सुनवाई करे, न्यायालय उस व्यक्ति को अधिकार दिलवाने में मदद करे, वो व्यक्ति न्यायालय जाए और व्यक्ति का वो मूल अधिकार होना एकदम आवश्यक है, उसको मूल अधिकार में रखा जाए। और जिस पर न्यायालय सुनवाई नहीं करे, मतलब न्यायालय में वाद योग नहीं है, उसको अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया जाए। ये बात हमने आपको यहाँ पर समझाया और यही संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात करें तो ये भाग 4 में आता है, भाग 4 में आता है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है और यही इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड में कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के स्पेन से लिया गया है, आयरलैंड के स्पेन से लिया गया। तो साथियों ये था संवैधानिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की पृष्ठभूमि था, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया। जो वाद्य योग था वैसा मूल अधिकार, जो वाद्य योग था मतलब जिसके खिलाफ आपका मूल अधिकार का हनन हो और आप न्यायालय जाते हैं और न्यायालय आपको बहाल करवाने में मदद करता है मूल अधिकार, उसको जो है भाग 3 में रखा गया। जो वाद योग था उसको जो है भाग 3 में रखा गया, भाग 3 में, जिसको हमने अनुच्छेद 36 से 12 से 35 तक के हमने पढ़ा पिछले 3-4 क्लास में, जो वाद योग था। और जो वाद योग नहीं है, जिस पर न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है, वो अधिकार आपको वंचित किया जा सकता है। सरकार अपने मन मुताबिक, अपने इच्छा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार लागू कर सकती है, उसको कह सकते हैं वो वाद योग नहीं है। उसको जो है भाग 4 में रखा गया और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच में रखा गया। उसी को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए अब इससे आगे देखते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ठीक। बीएन राय
जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राय ने जब अपनी बात रखी तो प्रारूप समिति ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। BN राय के बाद से प्रारूप समिति सहमत हो गए और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो BN राय की बात को एक्सेप्ट करते हुए प्रारूप समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ रख दिया, भाग 4 में रख दिया। ठीक, अब DPSP को और विस्तार से समझे। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये संविधान के प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में हमने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये इस प्रकार की न्याय की जो बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब न्याय को दिलवाने में DPSP मदद करता है। DPSP सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को दिलवाने में व्यक्ति को जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मदद करता है। अब वो मदद कैसे करता है, जैसे कि अगर सामाजिक न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें तो अनुच्छेद 39 के क, आप अनुच्छेद 39 के क को देखेंगे, अनुच्छेद 39 के क को देखेंगे, अनुच्छेद 39 के क, तो अनुच्छेद 39 के क में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर वह न्यायालय में जाता है, उसके ऊपर केस मुकदमा हुआ है, उसने कोई गलती की होगी, उसके ऊपर केस मुकदमा हुआ है, या किसी वो विवाद में उलझा हुआ है, इस तरीका से भी समझिए कोई गरीब व्यक्ति है, अगर वो विवाद में उलझा हुआ है तो न्यायालय उसको सरकारी वकील मुहैया करवाएगी। अगर वह व्यक्ति सक्षम है वकील रखने में, केस लड़ने में, वकील रखने में अगर वह सक्षम है तो वह अपना अलग से वकील रख सकता है। अन्यथा अगर वह सक्षम नहीं है वकील रखने में तो न्यायालय उसको सरकारी वकील बहाल करवाएगी, अनुच्छेद 39 के क के तहत। तो जो न्यायालय ने उसको सरकारी वकील बहाल करवाया, उसके तरफ से सरकारी वकील खड़ा होगा कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ये क्या है, यही तो सामाजिक न्याय की बात कही गई, यही तो सामाजिक न्याय की बात कही गई। उसके बाद समाज में समता को स्थापित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है, समाज में सबको सामाजिक न्याय मिले, समाज में जो है समता की स्थापित हो। उसके बाद आर्थिक न्याय मतलब धन का विकेंद्रीकरण। अब धन का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, धन किसी एक व्यक्ति के पास ही न रहे, मतलब धन केंद्रीकरण होकर के किसी एक व्यक्ति के पास ही न रहे। अगर धन का केंद्रीकरण हो जाएगा एक ही व्यक्ति अमीर बन जाएगा, बाद बाकी लोगों का क्या होगा। तो इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक न्याय की भी बात करता है कि धन का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा बल्कि धन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, धन को जो है लोगों में बांटा जाएगा, केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा धन का। अगर धन का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो फिर आर्थिक समानता नहीं हो पाएगा, व्यक्ति को आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सब बहाल करवाने की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें, राजनीतिक न्याय को इस तरह से समझिए कि अगर देश में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अंबानी है, अडानी है, बहुत अमीर व्यक्ति है, और इसी देश में कोई गरीब व्यक्ति है जो रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन करता है, रोड के किनारे अपना सब्जी बेच करके जीवन यापन करता है, मजदूरी करके जीवन यापन करता है, तो जब मतदान करने की बारी आएगी, मतदान यानी कि राजनीति से संबंधित मतदान है, तो वयस्क मताधिकार के तहत जब दोनों व्यक्ति मतदान करेगा, एक देश के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी अडानी और एक देश के सबसे गरीब व्यक्ति रिक्शा चालक अथवा सब्जी बेचने वाला, बिजनेस करने वाला सबसे गरीब व्यक्ति, ठीक। तो एक रिक्शा चालक के वोट के अधिकार, वोट के कीमत, जो रिक्शा चालक व्यक्ति जिसने वोट किया उसका वोट का कीमत, और एक देश के बहुत ही अमीर व्यक्ति अंबानी और अडानी, दोनों को वोट की कीमत बराबर होगा। न कि उसके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा अमीर है तो उसके वोट का कीमत कुछ और होगा, और ये गरीब व्यक्ति है बेचारा तो इसके वोट का कीमत कुछ और होगा, ऐसा नहीं। मतलब राजनीतिक न्याय में यही बात का जिक्र किया गया है कि सब व्यक्ति को जो है राजनीतिक रूप से जो है एक प्रकार से न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक रूप से सभी व्यक्ति का जो है मत, सभी व्यक्ति के मत का कीमत एक प्रकार का होगा, मत का मूल्य एक प्रकार का होगा, मत के मूल्य में भेदभाव
नहीं किया जाएगा। यही हुआ राजनीतिक न्याय। उसके बाद अगर आपका उम्र 25 वर्ष है, अगर आपका उम्र 25 वर्ष है तो कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगर आपने 25 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है तो आप जो है चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। 18 वर्ष की उम्र को पार कर लिया है तो मतदान देने के लिए स्वतंत्र है। सब व्यक्ति मतदान कर सकता है। जिसने 25 वर्ष की उम्र पार कर लिया, अगर उसको चुनाव लड़ने का मन है, अगर उसको लगता है कि इसे हम चुनाव जीत करके अब सिस्टम में जा सकते हैं, लोकसभा में सदस्य बन सकते हैं, तो अपना जो है चुनाव लड़ सकता है नॉमिनेशन करा करके। तो यही हुआ राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो ये सब की जो बात है, जो प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस सब चीज को आदमी को दिलाने में मदद राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये सब व्यक्तियों को अधिकार दिलाने में मदद करता है। जैसे राज्य सरकार के द्वारा प्रसूति सहायता प्रदान किया जाता है। प्रसूति, जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको विभिन्न प्रकार की सुविधा सरकार जो है मुहैया करवाती है। जैसे कि बच्चे के जन्म से पहले महिलाओं को पोषित आहार देना, जिससे बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो सके, मिलता है ना अथी के तहत, आंगनबाड़ी के तहत। बिहार में तो मिल रहा है। आंगनबाड़ी के तहत अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर वो माँ बनने वाली है, तो उसको 3 महीना बाद से जो है उसको मिलना चालू हो जाता है क्या, पोषाहार। तो पोषाहार देना, उसके बाद सुई वगैरह जो लगता है सरकार के तरफ से, सरकारी फंड के तरफ से आंगनबाड़ी के तहत सुई वगैरह जो लगाया जाता है, वो सुई ये सब मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में मुहैया करवाना। उसके बाद महिलाओं को जब प्रसव के समय जब बच्चे को जन्म देने वाली होगी, उस समय एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना। एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस घर से जो है हॉस्पिटल ले जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त डिलीवरी होगा। फ्री डिलीवरी होने के बाद सरकार के तरफ से 5-10 हजार रुपए की राशि भी मुहैया करवाना, ताकि बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो सके, महिलाओं का पोषण अच्छे से हो सके, अपना जो है खान पान का व्यवस्था अच्छे तरीके से जो हो सके। तो जो प्रसूति महिलाओं को सरकार ने ये व्यवस्था मुहैया कराया, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही करवाया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही करवाया। तो जितने भी प्रकार की न्याय मूल अधिकार में कही गई है, या संविधान की प्रस्तावना में जितने प्रकार की न्याय और समानता की बात कही गई है, वो सबको बहाल संविधान की प्रस्तावना ही करवाता है। अब आइए इससे आगे हम देखते हैं। आर्थिक लोकतंत्र के बारे में तो बता ही दिए, धन का विकेंद्रीकरण न किया जाए, ठीक। और अनुच्छेद 39 में इस बात का जिक्र है, अनुच्छेद 39 में, कि धन का विकेंद्रीकरण मतलब किया जाना है, केंद्रीकरण नहीं करना है, धन का केंद्रीकरण नहीं करना है। अनुच्छेद 39 का सी कहता है कि धन को जो है केंद्रीकरण नहीं करना। अगर धन का केंद्रीकरण हो जाएगा तो धन एक ही व्यक्ति के पास सीमित रह जाएगा। धन को क्या करना है, विकेंद्रीकरण करना है, मतलब सभी लोगों में बांट देना, ठीक। अब धन कैसे बटाएगा वो जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तब हम विस्तार से समझेंगे उस चीज को, ठीक है। उसके बाद सामाजिक लोकतंत्र को थोड़ा और से समझिए। अभी हमने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। तो संविधान की प्रस्तावना जो देश में सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है कि समाज में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात और सामाजिक समानता की बात भी अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद बोल रहे हैं, इसकी बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। अब कैसे करता है, जैसे कि अनुच्छेद 44 को आप देखेंगे तो अनुच्छेद 44 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें समान सिविल संहिता को की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या है, इसको ऐसे समझिए। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्मों में शादी विवाह करने की परंपरा अलग है। सभी धर्मों में शादी विवाह करने की परंपरा क्या है, अलग है। सभी धर्मों में तलाक देने की परंपरा अलग है। सभी धर्मों का जीवन यापन करने की परंपरा अलग है। यानी कि जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, सभी धर्मों का जो है शादी विवाह करने का तौर तरीका अलग, तलाक देने का तौर तरीका अलग है, जीवन यापन करने का तरीका अलग है। तो अनुच्छेद 44 यानी कि समान सिविल संहिता ये कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम कानून होना चाहिए। सभी नागरिकों के लिए समान नियम बने, सभी नागरिकों के लिए समान नियम बने,
सभी व्यक्ति एक ही तरीके से शादी करेगा, सभी व्यक्ति एक ही तरीके से तलाक देगा, सभी व्यक्ति एक ही तरीके से जो जीवन यापन करेगा, यही अनुच्छेद 44 कहता है। और अनुच्छेद 44 पूरे देश में लागू नहीं है। अब आप इस बात को याद रखेंगे, अनुच्छेद 44 पूरे देश में लागू नहीं है। अनुच्छेद 44 मात्र गोवा में लागू है और एक उत्तराखंड में लागू है। और उत्तराखंड, गोवा में शुरू से ही लागू है, जब से पुर्तगालियों का शासन था गोवा में, उसके बाद पुर्तगालियों ने जब देश को छोड़ करके गया, तब से ही समान सिविल संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 गोवा में लागू है। और उत्तराखंड में हाल फिलहाल 2024 या 23 या 2024 में जो है उत्तराखंड में समान सिविल संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 को लागू किया गया। अनुच्छेद 44 के बारे में कहा जाता है कि सरकार को ऐसा लगे कि हम अपने राज्य में समान सिविल संहिता को लागू करेंगे, अनुच्छेद 44 को लागू करेंगे, और हमारे राज्य में सभी नागरिक इस बात को मानने के लिए मतलब एक्सेप्ट करेंगे, मानने के लिए जो है वो तैयार है कि नहीं, सभी व्यक्तियों का जीवन यापन एक समान से होगा, सभी व्यक्ति की विवाह पद्धति एक होगी, सभी व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों के लिए नियम कानून एक ही रहेगा, यही तो है समान सिविल संहिता। तो राज्य सरकार अपने क्षेत्र में लागू कर सकती है, लेकिन आप याद रखेंगे कि गोवा और सिर्फ उत्तराखंड में अनुच्छेद 44 यानी कि समान सिविल संहिता लागू है। अगर अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया जाए, अनुच्छेद 44 को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो क्या सभी धर्मों के लिए समान नियम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सभी समाज के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए एक समान बात हो जाएगा, सभी समाज के लोगों के लिए एक नियम बन जाएगा, सभी नागरिकों के लिए एक तरह का ही कानून हो जाएगा, एक ही तरह का प्रावधान बन जाएगा। तो अनुच्छेद 44 सामाजिक लोकतंत्र यानी कि सामाजिक समानता की बात करता है। मतलब समाज में भेदभाव रहेगा, समाज में ऊंच नीच रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जितना जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, सब कुछ खत्म करने की बात अनुच्छेद 44 करता है। लेकिन अनुच्छेद 44 सारे राज्यों में लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोवा और उत्तराखंड में क्या है, लागू। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे समाज में सामाजिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की बात करता है और राजनीतिक समानता की बात करता है। यानी कि इसको बहाल करवाने में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व मददगार है। ठीक, इस बात को आप समझ गए। अब आइए इससे आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, तो यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब यह हुआ, कल्याणकारी राज्य का मतलब कि देश में जो सबसे निम्न तबके के लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, उस व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। राज्य कल्याणकारी का मतलब सीधे तौर पर समझे तो इस देश में जो सबसे पिछड़े व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति है, जो पंक्ति की, समाज की पंक्ति में सबसे अंतिम में खड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी अधिकार मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की न्याय की बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति की न्याय की बात करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा करता है। अवधारणा मतलब कल्पना करता है, अवधारणा करता है कि राज्य के सारे व्यक्तियों का कल्याण होगा, राज्य के सबसे जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति होंगे उनको भी जो है अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यही हुआ कल्याणकारी राज्य। ठीक, अनुच्छेद 36 को अगर देखें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक तो पढ़ते ही, अनुच्छेद 36 में वही राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। जिस तरह से आप अनुच्छेद 12 को पढ़े थे, मूल अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 को पढ़े थे, वही सेम बात यहाँ पर भी किया गया। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा मतलब राज्य की अवधारणा संसद से किया गया है, केंद्र की सरकार से किया गया है, राज्य की सरकार से किया गया है, विधानमंडल से किया गया है। तो राज्य की अवधारणा इन तमाम चीजों से किया गया है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। और अनुच्छेद 37 की बात करें तो अनुच्छेद 37 यही कहता है कि जो डीपीएसपी जो है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत जो है, यह वाद्य योग्य नहीं है, यह वाद्य योग्य नहीं है। अगर यह वाद्य योग्य रहता, अगर इसको वाद्य योग्य कर दिया जाता तो यह भी मूल अधिकार में शामिल हो जाता और इसके तहत आप भी न्यायालय जा सकते थे। और अगर 36 से 51 के तत्वों को अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर 36 से 51 के तत्व अगर किसी व्यक्ति के साथ उस अधिकार से हनन किया जाता, वंचित किया जाता, तो वो व्यक्ति जो है न्यायालय जा सकते थे। तो अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय जो है आपको इसके अंतर्गत जो मिलने वाला अधिकार है इसको बहाल नहीं करवाएगी। वो अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 37 में है। आप इस चीज को आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 37 यही कहता है कि डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी सारे बातों की चर्चा कही गई है, इसका आलोचना भी हुआ है, इसका आलोचना भी हुआ है। आलोचना केटी शाह, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था केटी शाह। केटी शाह ने ये कह करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना की केटी शाह कि यह बैंक के उस चेक के समान है कि अगर बैंक में पैसा है तो चेक भंजेगा, अथवा बैंक में पैसा न है तो चेक नहीं भंजेगा। जैसे हमने आपको क्या बताया, समान कार्य के लिए समान वेतन, टीचर सबको ये सब नहीं मिल रहा था, समान काम के लिए समान वेतन। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सरकार अपने सुविधा के अनुसार अगर सरकार को लगेगा तब जो है सरकार जो है राज्य में बहाल करवाएगी अथवा बहाल नहीं करवाएगी। तो ये सब बात था। उसके बाद अनुच्छेद 44 को ही देख लीजिए, सारे राज्यों में शामिल नहीं है, सारे राज्यों में लागू नहीं है, सिर्फ गोवा और उत्तराखंड में लागू है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जब पढ़िएगा ना जितने भी अनुच्छेद को, तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया, बहुत सारी बातों का। जब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इस बातों को अच्छा से समझ में आएगा कि इतने न सारे अधिकार का बात कहा गया है कि बहुत सारे अधिकार की बात कही गई है, लेकिन उस अधिकारों से आपको वंचित रखा जाता है या रखा जा सकता है। अगर सरकार के पास अगर वो सुविधा है, सरकार को लगेगा कि नहीं ये सुविधा को बहाल करवाना चाहिए, इससे जो है राज्य की उन्नति होगा, तो सुविधा बहाल करवाएगी, अन्यथा सरकार वो सुविधा नहीं देगी। राज्य जो अपना इच्छानुसार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आपको मुहैया करवाएगी, वो अधिकार दिलवाएगी। इसलिए केटी शाह ने कहा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है यह बैंक के उस चेक के समान है कि अगर बैंक में पैसा है तो चेक भंजेगा, अब बैंक में पैसा ना है तो चेक नहीं भंजेगा। तो केटी शाह के बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कह करके आलोचना किए थे केटी शाह। उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी, एक व्यक्ति हुए टीटी कृष्णामाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना यानी कि आलोचना ये कह करके की कि यह जो है व्यक्ति के भावनाओं का पूरा दान है, व्यक्ति के भावनाओं का पूरा दान है, ठीक, व्यक्ति के भावनाओं का पूरा दान है। यह टीटी कृष्णामाचारी ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। और केसी वेयर, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था केसी वेयर ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को यह कह करके आलोचना किया कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र है। ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा मात्र, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घोषणा किया गया है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा किया गया है। व्यक्तियों के मन में एक आशा जगा दी गई है, आकांक्षा से भरा हुआ लबालब भरा हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह घोषणा मात्र है। क्यों? क्योंकि देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बहुत सारी बात है जो व्यक्ति की आकांक्षाओं से भरा हुआ बात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब बात को, जितनी भी बात कही गई है वो सब बातों को सरकार अपनी इच्छानुसार जो है मुहैया करवाती है, इसलिए लक्ष्य और आकांक्षाओं से भरा हुआ घोषणा मात्र कहा गया है, ठीक, केसी वेयर के द्वारा। और केसी वेयर ने यह कहा कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को अगर व्यक्तियों के जीवन में लागू नहीं करवाया जाएगा तो संविधान के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम होगी, संविधान के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम होगी, ठीक। ये सब बात जो है केसी वेयर के द्वारा कहा गया था, तो ये सब आलोचना को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। इसका महत्व ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कि ये सरकार के लिए मार्गदर्शन करती है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का महत्व ये है कि ये सरकार को राज्य चलाने के लिए मार्गदर्शन करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दौरान ही, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही किसी भी कानून का जब सरकार निर्माण करती है तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी बातें कही गई है उस बातों को भी जो है सरकार जो है क्या करती है, अब कानून में शामिल करवाने का प्रयास करती है। कानून में जो उसको समाहित करके ही किसी भी कानून को पारित किया जाता है। तो सरकार का मार्गदर्शन कैसे करती है? सरकार का मार्गदर्शन ऐसे करती है जैसे कि हमने आपको बताया कि महिलाओं को जो प्रसूति सहायता जो मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही मिलता है महिलाओं को प्रसूति सहायता।
तो राज्य को शासन प्रशासन चलाने के लिए, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार शासन प्रशासन चलाने के लिए जो उचित लगे सरकार को, जो बातें उचित लगे उसको जो है सरकार अपने सुविधानुसार मुहैया करवाती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार का मार्गदर्शन भी करती है। तो साथियों, आज की क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर विचार करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना यह था कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये समाज में आर्थिक समानता की बात करता है। आर्थिक समानता मतलब ये धन का विकेंद्रीकरण करेगा, धन का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहते हुए डीपीएसपी की सराहना की कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये जो है राज्य में व्यक्तियों के बीच आर्थिक समानता लाएगी, आर्थिक समानता लाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो आप लोग मुझे थोड़ा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।